महाकाल। आज हम बात करेंगे ध्वनि बल एवं गति के नए टॉपिक के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि गति उच्चतम होती है? जो ध्वनि जो है धातु की छड़, इस्पात में या ठोस में जो है ध्वनि की गति उच्चतम होती है। व्याख्या है, ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। जो ध्वनि तरंगे होती है वह अनुदैर्ध्य तरंगे, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं जो ठोस, द्रव तथा गैसों तीनों प्रकार के माध्यम में संचारित हो सकती हैं तथा किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता व घनत्व पर निर्भर करती हैं। जो ध्वनि की चाल है किस पर निर्भर करती हैं? प्रत्यास्थ तथा घनत्व पर निर्भर करती हैं, तरंग के आयाम अथवा रूप पर नहीं। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में तथा द्रव में तथा बाद में सबसे कम गैस में होता है। इस्पात में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, निर्वात में ध्वनि का वेग शून्य होता है। तो ध्वनि का वेग किस में शून्य होता है? तो निर्वात में शून्य होता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंगे हैं। तो ध्वनि तरंगे क्या है? ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का तारत्व अधिक होता है? तो मच्छरों की भिन-भिनाहट का तारत्व जो है अधिक होता है। ध्वनि का तारत्व या पिच जिसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व जो है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि का तारत्व अधिक होता है। मच्छरों की भिनभिनाहट का तारत्व दिए गए अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक होता है क्योंकि इसकी भिनभिनाहट की आवृत्ति अन्य विकल्पों की आवृत्ति से अधिक होती है। तारत्व जितना ज़्यादा होता है ध्वनि उतनी ही पतली होती है। पुरुष की आवाज़ का तारत्व कम होता है होने के कारण मोटी होती हैं तथा महिला की आवाज़ का तारत्व अधिकतम होता है होने के कारण इसका आवाज़ तीक्ष्ण होती है। मच्छर के भिनभिनाहट का तारत्व सर्वाधिक एवं शेर की दहाड़ का तारत्व जो है वह न्यूनतम होता है। नेक्स्ट है, जल तरंगों की भांति होती है। जो जल तरंग है वह अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगों की होती है। जल जो कैसा होता है? जल जो अनुप्रस्थ भी होता है, अनुदैर्ध्य भी होता है। अगर आप प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ होता है और अनुदैर्ध्य जो है ध्वनि जो है वह अनुदैर्ध्य माध्यम में होती है। व्याख्या है, अनुप्रस्थ तरंगे जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अगर कण जो है वह अगर लंबवत कंपन करते हैं तो अनुप्रस्थ तरंग कहलाते हैं। ये तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। उदाहरण, तनी डोरी में तरंग, जल के पृष्ठ पर उत्पन्न तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग कहलाती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इस प्रकार की तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। जो अनुदैर्ध्य में कण कैसे करते हैं? अनुदिश कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य में अनुदिश कंपन करते हैं और अनुप्रस्थ में जो है लंबवत कंपन करते हैं। इस प्रकार की तरंगों में माध्यम के कण संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम से गैसों में गमन करता है क्योंकि सब में आकार परिवर्तन के विरोध का गुण विद्यमान होता है। अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न विरलन के रूप में संचरित होती हैं। जो अनुदैर्ध्य तरंगे वे कैसे संचरित होती हैं? जो अनुदैर्ध्य तरंगे वह संपीड़न तथा विरलन के रूप में संचरित होती है। जैसे वायु में संचरित ध्वनि तरंगे छड़ों में रगड़ के कारण उत्पन्न होती हैं आदि। नेक्स्ट है, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे सदैव होती हैं। तो किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अगर प्रकाश तरंगों की बात करें तो वो कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। नेक्स्ट है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर है तो 45 डेसिबल जो है ये शोर का स्तर होता है। व्याख्या है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मानकों के अनुसार आवासीय क्षेत्रों में सुबह 6 बजे 10 बजे तक के शोर को स्वीकार 55 डेसिबल और रात के 10 बजे या सुबह 6 बजे के शोर के 45 डेसिबल है। नेक्स्ट है, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहा जाता है। तो द्रव्यमान गुणा वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। संवेग का फॉर्मूला है P = mv। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट है, पराश्रव्य तरंगे होती हैं। जो पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो है वह पराश्रव्य तरंगे होती हैं। श्रव्य तरंगे व्याख्या है, पराश्रव्य तरंगे व अनुदैर्ध्य तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मनुष्य के कान इन तरंगों को नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ जंतु जैसे कुत्ता, बिल्ली,
चिड़िया, चमगादड़, डॉल्फिन आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं। पराश्रय तरंगों का उपयोग चमगादड़ उड़ते समय इन तरंगों को उपयोग करते हैं। ये तरंगें जब किसी वस्तु से टकराती हैं, इन तरंगों से परावर्तित होकर पुनः चमगादड़ द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। जिससे उसे सामने स्थित अवरोध का पता चल जाता है तथा वह इससे अपनी रक्षा करता है। रात्रि में उड़ता हुआ चिकित्सा जगत में रुधिर रहित ऑपरेशन, ट्यूमर का आदि का पता लगाने में, दांत को निकालने आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। कीमती कपड़ों, वायुयान एवं घड़ियों के पुर्जों, कल कारखानों, चिमनियों को साफ करने आदि में जो है पराश्रय तरंगों का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर सदिश राशि है? जो बल जो है ये एक सदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होती हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे वेग, बल, त्वरण आदि जो है ये सदिश राशियाँ होती हैं। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? F बराबर ma। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जो है वह न्यूटन ने प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। पदार्थ के कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्याख्या देख लेना आप। जी जो है एक नियतांक है जिसका सार्वत्रिक मान समान होता है, जिसका मान सर्वत्र समान होता है। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाती है तो स्मॉल जी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो बढ़ जाता है। अगर पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो स्मॉल जी का मान जो है वह बढ़ेगा। नेक्स्ट व्याख्या है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम है F बराबर जी कैपिटल M स्मॉल m अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल F बराबर जी M और स्मॉल m अपान आर स्क्वायर। F बराबर ma हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण बल जिसे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर 3 और 4 सही हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है जिससे पृथ्वी और सूर्य को आकर्षित करता है। तो यह वह उस बल के समान होता है जिसके द्वारा पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। चौथा जो है वह बल जो दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, व्याख्या है, गुरुत्वीय बल या ग्रेविटेशनल फोर्स किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर गिराने पर उसे अपनी ओर खींचती हैं। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण ही वस्तुएं पृथ्वी पर विद्यमान होती, अर्थात ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो द्रव कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। विशेषता है आकर्षित प्रकृति का होता है। जो गुरुत्वीय बल जो होता है यह आकर्षण प्रकृति का होता है। इसकी परास रेंज अनंत होती है। प्रकृति में सबसे क्षीण बल होता है, सबसे दुर्बल बल गुरुत्वाकर्षण बल और सबसे प्रबल जो है नाभिकीय बल होता है। सबसे दुर्बल बल किसे कहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल को कहते हैं। और सबसे प्रबल किसको कहते हैं? सबसे प्रबल बल जो है वह नाभिकीय बल को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जो पहले की अपेक्षा 1/4 हो जाएगा। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी कितनी हो जाए? अगर 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी और सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तुला से मापने पर एक स्थिर लिफ्ट में m पाया जाता है। यदि वह लिफ्ट a के त्वरण एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे तो वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना होगा? तो m बराबर m ब्रैकेट में 1 - a अपान g होगा। m ब्रैकेट में 1 - a अपान g होगा। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का विमेय सूत्र कौन सा है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का सूत्र m-1 L3 t-2 हो जाएगा। m की पावर -1 L की पावर 3 t की पावर -2 जो है ये गुरुत्वीय स्थिरांक का विमेय सूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा न्यूटन ने दी है। व्याख्या है, गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक कमरे की ओर आकृष्ट
होने की प्रवृत्ति है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार गणितीय सूत्र देने की कोशिश आइजैक न्यूटन ने की थी। उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट है शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। जो शरीर का वजन है वह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। नेक्स्ट है कंक्रीट की बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है, क्योंकि पैरों व कंक्रीट के मध्य घर्षण की अपेक्षा पैरों व बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है। मतलब कि बर्फ क्या है, घर्षण, बर्फ पर घर्षण कम होता है इसलिए हम फिसल जाते हैं, और कंक्रीट पर क्या है, घर्षण बल होता है इसलिए हम आसानी से चल पाते हैं। व्याख्या है घर्षण बल या फ्रैक्शनल फोर्स जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो, उनके बीच आपेक्षिक गति हो तो दोनों वस्तुओं के संपर्क के सतहों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं के बीच आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। खुरदुरे तलों के बीच घर्षण बल अधिक व चिकने सतहों के बीच घर्षण बल कम होता है। खुरदुरे पे तो घर्षण कितना होता है, अधिक होता है, व चिकने पर कम होता है। दैनिक जीवन में घर्षण के व्यवहारिक उदाहरण हैं। हम घर्षण के कारण ही चल फिर सकते हैं, ये भी इसका व्यवहारिक उदाहरण है। मोटर कार एवं साइकिल के टायरों को खुरदुरा घर्षण बल बढ़ाने के लिए किया जाता है। मोटर कार के ब्रेक घर्षण बल की अनुपस्थिति में कार्य नहीं करते हैं, तो मोटर कार के जो ब्रेक हैं वह घर्षण बल की अनुपस्थिति में कार्य नहीं करते हैं। घर्षण बल के कारण ही किसी मशीन के विभिन्न भागों को घुमाना संभव है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है। गुरुत्वाकर्षण बल के सबसे अधिक क्षीणता के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता। व्याख्या है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने के कारण है कि वायुमंडल गैसों का वेग चंद्रमा पर पलायन वेग से अधिक होता है, जिससे गैस पलायन कर जाती है। पलायन वेग का मान कितना होता है, 2g कैपिटल R के बराबर होता है। पलायन वेग का मान कितना होता है, √2g R के बराबर होता है। अतः यह त्रिज्या एवं गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण कम होने से गुरुत्वाकर्षण बल क्षीण होता है। नेक्स्ट है जब कोई वस्तु स्थिर होती है तब वस्तु पर लगने वाले बल एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। जब कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वस्तु पर लगने वाले बल जो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति दिशा में जब कोई परिवर्तन नहीं होता तब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो तो यह क्या कहलाता है, गति के न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगा दिया जाए। नेक्स्ट है व्याख्या है न्यूटन की गति के विषयक प्रथम नियम के अनुसार किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में जब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। द्वितीय नियम F बराबर एम ए होता है। द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर एम ए होता है। और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट है एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने पर से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करती है, तो न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करती है। नेक्स्ट है व्याख्या है न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहती है, अतः अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री के शरीर का वह भाग जो गाड़ी के संपर्क में होता है विरामावस्थाओं को प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके ऊपरी भाग जड़त्व के नियम के कारण अपनी गति को बनाए रखता है, इसलिए बस के रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया है, तो ये गैलीलियो ने दिया था। व्याख्या है जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया, बाद में न्यूटन ने इसे जड़त्व का विस्तृत नियम प्रतिपादित किया था। तो पहले तो गैलीलियो ने दिया था, फिर न्यूटन ने जड़त्व का विस्तृत नियम प्रतिपादित किया था। न्यूटन की गति के 3 नियम किसी वस्तु पर लगने वाले बल उस वस्तु की गति के बीच संबंध बताते हैं। गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी और गतिमान है तो वह स्थिर वेग से गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन के नियम के अनुसार पदार्थ का एक प्राकृतिक गुण है जो उसी गति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है। इस गुण को जड़त्व का नियम कहते हैं, जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम भी कहलाता है, लॉ ऑफ इनर्टिया। नेक्स्ट है एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि एकाएक खड़ी हो जाती है तो दोलन काल कम हो जाता है। यदि लड़की अगर झूले में झूला झूल रही है वो खड़ी हो जाती है तो दोलन काल क्या होता है, कम हो जाता है। सरल आवर्त में गति में आवर्त काल कितना होता है, T बराबर 2 पाई
√L/g होता है। तो सरल आवर्त में गति का आवर्तकाल कितना होता है? t बराबर 2 पाई √L/g होता है, या t समानुपाती √L होता है। नेक्स्ट है, खिलाड़ी या एथलीट निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए कूद से पहले दौड़ता है? तो गति के जड़त्व का लाभ उठाने के लिए वह कूद से पहले दौड़ता है। नेक्स्ट है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगना कारण है। तो प्रतिक्रिया है। पत्थर को अगर ठोकर मारते हैं तो विपरीत प्रतिक्रिया के द्वारा इसका कारण इसको चोट लग जाती है। नेक्स्ट है, एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं हो तो वह कितनी ऊंचाई पर ऊपर उठेगी? तो 2 मीटर की ऊंचाई पर ऊपर उठेगी। नेक्स्ट है, इस परिघटना में प्रत्यास्थता का सिद्धांत कार्य करता है। नेक्स्ट है, रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू करती है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर लागू करती है और गति के तथी नियम का भी पालन करती है। नेक्स्ट है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। तो पेंडुलम गति जो है शीतकाल में वह तीव्र गति से चलती है। व्याख्या है, पेंडुलम घड़ी शीतकाल में तेजी से चलती है क्योंकि इसका आवर्तकाल पथ तथा आवर्तकाल घट जाता है। नेक्स्ट है, बंदूक की गोली दागने के पश्चात बंदूक पीछे हटती है। इसका कारण है न्यूटन की गति का तथी नियम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि को चुनिए। जो ऊर्जा है एक अदिश राशि है, संवेग जो है वह सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है और आघूर्ण जो है ये भी क्या है? एक सदिश राशि है। आघूर्ण भी सदिश राशि है, संवेग सदिश है और बल सदिश है। ऊर्जा जो है ये एक अदिश राशि है क्योंकि ऊर्जा की न तो कोई दिशा होती है और न ही कोई वेग परिमाण होता है। नेक्स्ट है, जिन राशियों को पूर्णतः निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश कहा जाता है। जैसे समय भी अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, कार्य, ऊर्जा, कोण, आवेश और आयतन जो है ये सारे अदिश राशि हैं। नेक्स्ट है, ऊर्जा का मात्रक है। तो ऊर्जा का मात्रक वॉट सेकेंड है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो वॉट सेकेंड जो है ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण नियमानुसार ऊर्जा को न पैदा किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? तो जल विद्युत ऊर्जा जो है वह ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। जल विद्युत ऊर्जा, कोयला वह नवीनीकरण स्रोत नहीं है। पेट्रोल उत्पाद, नाभिकीय ऊर्जा, तो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत क्या है? जल विद्युत ऊर्जा है। व्याख्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में ऊर्जा के वे स्रोत सम्मिलित हैं जिनका उपयोग मानव पिछली कई शताब्दियों से पीढ़ी दर पीढ़ी करता आ रहा है। परंपरागत का मतलब क्या है? जो पहले से पीढ़ी से चलता आ रहा है उसे परंपरागत स्रोत कहा जाता है। परंपरागत ऊर्जा के साधनों का उपयोग या प्रयोग मानव के द्वारा उनके मौलिक रूप से ही किया जाता है। परंपरागत स्रोत वे हैं जिनकी विद्युत पहले से ही प्राप्त करते आ रहे हैं, जिनमें जल विद्युत भी है। ये क्या है? परंपरागत स्रोत है या नवीकरणीय स्रोत हैं। तापीय विद्युत, कोयला, गैस, नेफ्था तेल, तरल ईंधन आदि, परमाणु बिजली आदि जो है ये परंपरागत स्रोत हैं। जल विद्युत हैं, तापीय विद्युत ये भी परंपरागत स्रोत हैं। कोयला, गैस, नेफ्था तेल, तरल ईंधन ये सारे जो है परंपरागत स्रोत हैं। और परमाणु बिजली भी जो है, एटॉमिक पावर भी परंपरागत स्रोत है। अपरंपरागत स्रोत जो परंपरा से चले नहीं आ रहे हैं, मतलब अभी आधुनिक काल में इनका निर्माण किया गया है, तो उसे अपरंपरागत स्रोत कहा जाता है। जैसे सौर ऊर्जा, तो जगह जगह सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जा रहे हैं। तो सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, धूप से उत्पन्न ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस ऊर्जा ये भी अपरंपरागत स्रोत हैं, मतलब परंपरा से चलता हुआ नहीं आ रहा है। बायोगैस ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा जो है कचरा सरसों की भूसी व चावल की भूसी से प्राप्त होता है। बायोगैस जो है जानवर के मलमूत्र से अवस्था में अपघटन से प्राप्त होता है। ज्वारी ऊर्जा ये भी अपरंपरागत का स्रोत है। ज्वारी ऊर्जा जो समुद्र, ज्वार भाटे और तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा होती है। भूतापी ऊर्जा जो पृथ्वी से निकलने वाली गर्म स्रोतों की ऊर्जा, उससे उत्पन्न ऊर्जा होती है। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, रीट में बहुत बार पूछा गया है कि परंपरागत जो स्रोत हैं वह जल विद्युत, तापीय, कोयला, गैस, नेफ्था तेल व ईंधन जो भी होते हैं और परमाणु बिजली, ये सारे जो है परंपरागत स्रोत है। अपरंपरागत जो पीढ़ियों से नहीं चले आ रहे हैं, जैसे सौर ऊर्जा का निर्माण अभी करने लगे हैं, पवन ऊर्जा भी अभी डेवलप हुआ है, बायोगैस, बायोमास, ज्वारी, भूतापी आदि। नेक्स्ट है,
निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? मतलब नवीकरणीय नहीं है मतलब अनवीनीकरण है। तो तापीय विद्युत ऊर्जा जो है नवीकरणीय मतलब परंपरागत स्रोत नहीं है। तो तापीय ऊर्जा जो है परंपरागत स्रोत है। बाकी जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, जो ये अपरंपरागत स्रोत है, मतलब इनको पीढ़ियों से नहीं बनाया गया है, ये अभी आधुनिक काल में इनका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का उद्गम का कारण है। तो उपयुक्त सभी हैं। सूर्य ऊर्जा जो तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और ताप नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है फोटोवोल्टिक संबंधित हैं। तो फोटोवोल्टिक जो है वह सौर ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला और तीसरा कथन सही है। पहला है एक ताप विद्युत ग्रह जिसमें कोयला ऊष्मा के स्रोत हेतु उपयोग में लिया जाता है, उसे विद्युत ग्रह जिसमें प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ये भी सत्य है। तीसरा है एक ताप विद्युत ग्रह जिसमें कोयला का उपयोग किया जाता है, उसकी ऊष्मा का रूपांतरण दक्षता 75% लगभग होती है, ये भी कथन सत्य है। तो पहला तीसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट है भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म स्थित है। तो भारत का विशालतम पवन ऊर्जा फार्म जो है वह जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है। तो लाउड स्पीकर में ऊर्जा जो है ध्वनि से विद्युत एवं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। लाउड स्पीकर में जो ध्वनि से विद्युत में भी होती है और विद्युत से ध्वनि में भी ऊर्जा रूपांतरित होती है। व्याख्या है लाउड स्पीकर एक ऐसा तंत्र है जो माइक्रोफोन में सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मसाले में गतिज ऊर्जा का प्रयोग काम करने के लिए किया जाता है? तो पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसना, ये गतिज ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ दूरी के लिए साइकिल के पैडल चलाना, ये गतिज ऊर्जा का कार्य नहीं है। कुछ दूरी के लिए कार चलाना भी नहीं है, नौका चलाना भी नहीं है। पर पवन चक्की के द्वारा गेहूं के दाने पीसना, ये गतिज ऊर्जा के प्रयोग का काम है। नेक्स्ट व्याख्या है पवन चक्की द्वारा गेहूं के दाने पीसने में वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग होता है, जबकि साइकिल अथवा नौका चलाने आदि में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। तो घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है व्याख्या है किसी वस्तु में उसकी अवस्था स्थिति के कारण कार्य क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी में चाबी देने पर कौन सा ऊर्जा संग्रहित होती है? तो घड़ी में चाबी देने पर स्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित होती है। व्याख्या है घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होती है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण है बांध बनाकर इकट्ठा होना यानी पानी की ऊर्जा, तनी हुई स्प्रिंग या कमाने की ऊर्जा, जो सारी है ये स्थितिज ऊर्जा है। नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्षण है? जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत कहा जाता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत कहा जाता है। व्याख्या है आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध E बराबर mc या सापेक्षता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है तो पत्थर का गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम होगी। तो भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले अधिकतम होगी। जो एक पत्थर से हम क्या करते हैं, एक मकान से हम छत से एक पत्थर गिराते हैं तो उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। यहाँ मान लो यहाँ भूमि है तो उससे ठीक पहले उसकी ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम होगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? जो बैटरी में है रासायनिक ऊर्जा, बैटरी में क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा जो है वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। व्याख्या है बैटरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राथमिक सेल बैटरी और द्वितीयक सेल बैटरी। प्राथमिक बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, एक बार हो जाने पर बेकार हो जाती है। जो प्राथमिक बैटरी है वह एक बार प्रयोग होने पर बेकार हो जाती हैं तथा द्वितीयक सेल बैटरी में पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। ये चार्ज करने के बाद बार बार प्रयोग में ली जा सकती है। मतलब प्राथमिक बैटरी को तो हम एक बार ही प्रयोग में ले सकते हैं, पर द्वितीयक बैटरी है उसको हम बार बार चार्ज के माध्यम से काम में ले सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को E बराबर mc² के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc² समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहाँ E को ऊर्जा से दर्शाया जाता है, m को द्रव्यमान व c को प्रकाश की चाल से दर्शाया जाता है। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल के अनुपाती होती है। नेक्स्ट है सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है? जो सूर्य में ऊर्जा का निरंतर जो सृजन है वह नाभिकीय संलयन व न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। व्याख्या है सूर्य द्वारा निरंतर तीव्र गति से ऊष्मा प्रकाश की ऊर्जा में विकिरण करने के बावजूद सूर्य के ताप में कमी होने के कारण सूर्य में हो रही नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है और जो सूर्य का ताप बनाए रखती हैं। नेक्स्ट है बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा होती है तो केवल उसके वेग और द्रव्यमान के कारण। बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा किसके कारण होती है? उसके द्रव्यमान और वेग के कारण होती है। नेक्स्ट है परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पायल का उपयोग जो है नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में होता है। व्याख्या है न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु भट्टी या एटॉमिक पायल एक ऐसा संयंत्र है जिसमें परमाणु ऊर्जा से संबंधित नाभिकीय विखंडन कराया जाता है और विखंडन से निर्मुक्त ऊर्जा पूर्ण नियंत्रण में रखी है। इस ऊर्जा का उपयोग जनहित में जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यूरेनियम 235 जो है और परमाणु के। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो बैटरी में होता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किस में होता है? बैटरी में होता है। व्याख्या है डायनेमो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो डायनेमो के द्वारा तो क्या होता है? डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है तथा बैटरी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट है गतिमान वस्तु में होती है तो गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। व्याख्या है गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु या पिंड में उसकी गति या वेग के कारण कार्य करने की क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बंदूक से दागी गई गोली, तोप से छोड़े गए गोले और चलते हुए वाहन में घूमते हुए लट्टू में उत्पन्न ऊर्जा है। नेक्स्ट है किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु में स्थिति के कारण अगर कोई उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। खींचे हुए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था के कारण किसी करने की क्षमता आ जाती है तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। इसके विपरीत किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। चली हुई गोली, बहते हुए पानी और जलते हुए हथौड़े में भी गतिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट है जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। अगर हम गतिज ऊर्जा में दोगुनी कर देंगे तो उसकी जो गति किसी हम चल वस्तु की अगर गति हम दुगुनी कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट है ऐसी युक्ति जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कौन रूपांतरित करती है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देती है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो विद्युत जनित्र जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है कुछ युक्तियों से संबंधित रूपांतरण नीचे दिए गए हैं तो कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पहला और दूसरा जो है सही सुमेलित है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक से विद्युत में बदलता है, सही। और चौथा जो है सोलर सेल जो है रासायनिक से यांत्रिक में सेकंड वाला इलेक्ट्रिक मोटर जो है ये विद्युत से यांत्रिक में बदलती है। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है यांत्रिक से विद्युत में बदलता है और मोटर जो है विद्युत से यांत्रिक में बदलती है। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट है जब एक निश्चित द्रव्यमान का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जब एक निश्चित द्रव्यमान का एक पिंड एक स्वतंत्र ऊंचाई से गिरता है एक निश्चित द्रव्यमान का एक पिंड अगर स्वतंत्र ऊंचाई से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पहले तो घटती है, उसके बाद फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा तो घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट है डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है। डायनेमो का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना।
व्याख्या है डायनेमो मूल रूप से विद्युत जनरेटर का दूसरा नाम है, जो ऐसा जनरेटर या जनित्र है जो कंप्यूटेट के उपयोग से निर्दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। डायनेमो में घूर्णन करती हुई तारों की कुंडली और चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके यांत्रिक घूर्णन की ऊर्जा को फैराडे के नियम के अनुसार निर्दिष्ट धारा में रूपांतरित किया जाता है। नेक्स्ट है डायनेमो बदलता है। तो डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जो डायनेमो है वह यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। नेक्स्ट है पुलिस द्वारा अति तीव्र गति से चल रहे वाहनों को पकड़ने वाला यंत्र निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। नेक्स्ट है लेंज का नियम का परिणाम है। तो ऊर्जा के संरक्षण का परिणाम है। लेंज का नियम किसका परिणाम है। तो ऊर्जा के संरक्षण नियम को ही लेंज का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट है चार कार ABCD एक ही वेग से गतिशील है, तो इनके द्रव्यमान ABCD क्रम में है, तो निम्न में से किस कार की गतिज ऊर्जा उच्चतम होगी। तो D कार की गतिज ऊर्जा जो है वो उच्चतम होगी। नेक्स्ट है अर्ग जूल कैलोरी निम्नलिखित में से किसकी इकाइयाँ हैं। तो ये ऊर्जा की इकाइयाँ हैं। अर्ग जूल और कैलोरी जो है ऊर्जा की इकाइयाँ हैं। किसी भी कार्यकर्ता कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं। जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। यह मापन की मीट्रिक पद्धति का अंग है। टेलीफोन अभिग्राही है। तो टेलीफोन विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो टेलीफोन में विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहा जाता है। किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दबाव प्रेशर कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दबाव क्या है, एक अदिश राशि है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या है। तो किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप जो भार होता है, भार क्या एक सदिश राशि है। व्याख्या है भौतिक में किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप में को भार या वजन कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। तो भार का या बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। मतलब दिशा भार एक सदिश राशि है। नेक्स्ट है बल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होता है। तो न्यूटन है। लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिणाम है। जो लेंज का नियम है वह ऊर्जा का संरक्षण का परिणाम है। नेक्स्ट है ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा में कमी होती है। अगर हम एक स्तर से दूसरे स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल होगी।